केमिस्ट्री यूनिट 6 की पार्ट है जिसका हमारा संकुल योजनांक धातु लिगेंड बंध के बारे में बात करेंगे। पहले भी हमने इसमें से कुछ पढ़ा था, उसका कुछ बात कर लिया था, कुछ बाकी रह गया था। तो अब यहाँ पे इसको एक बार स्टार्टिंग से दोबारा देखते हैं। सारा जो मैंने कल भी बताया था तुम्हें कि सारी चीजें हम एक बार दोबारा देखेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें संकुल योजनाओं धातु लिगेंड बंध की, तो यहाँ पर पहला जो सिद्धांत है इसका वो होता है हमारा क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी या इसको बोलते हैं सीएफटी थ्योरी। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी या सीएफटी थ्योरी। तो देखो इसमें क्या होता है, जब धातु और लिगेंड, एक तो ये हमारे धातु, धातु को क्या मानते हैं, क्या होगी मेटल धातु, एक क्या होगा हमारे पास लिगेंड। लिगेंड और धातु आपस में संकुल का निर्माण करते हैं। इसको हम किसके द्वारा समझते हैं, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के द्वारा संकुल निर्माण को समझते हैं। यहाँ पे बात करें इसमें जो धातु होती है, धातु जो तो क्या होती है हमारी धनावेश, इसमें कौन सा आवेश होता है धनावेश, और जो लिगेंड होता है वो क्या होता है हमारा ऋणावेश। धातु तो क्या होगी धनावेश और लिगेंड क्या हो गया ऋणावेश। दोनों एक धातु को मान लिया हमने धनावेशित कण और लिगेंड क्या मान लिया ऋणावेशित कण। अब इन दोनों कणों के मध्य क्या होगा, देखो यहाँ पे धनावेश और ऋणावेश, क्या धनावेश और ऋणावेश, इन दोनों के मध्य जो बल लगेगा वो कौन सा लगेगा, विद्युत आकर्षण बल लगता है। ये किसके साथ रहते हैं आपस में, लिगेंड और धातु, इससे विद्युत आकर्षण बल लगता है। यानी कि यहाँ पे किसका निर्माण होगा, एक तरीके से आयन अलग अलग आयन, एक ऋणायन एक धनायन। यहाँ पे जो बनने वाला बंध है वो कौन सा हो गया हमारा, बंध की प्रकृति वो क्या होगी हमारी आयनिक बंध का यहाँ पर निर्माण होता है। ठीक है, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत यहाँ पे किसका निर्माण होता है, संकुल का निर्माण करने के लिए लिगेंड क्या करते हैं, धातु पर आक्रमण करते हैं। लिगेंड किस पे आक्रमण करते हैं, धातु पर आक्रमण करते हैं। यहाँ पे आक्रमण करते हैं तो हम देखेंगे जो धातु है उसका तो क्या रहता है धनावेश रहता है, जबकि जो लिगेंड है इसमें क्या रहता है ऋणावेश रहता है। और धनावेश और ऋणावेश पाए दोनों मिलकर मतलब क्या होता है, इसके विद्युत आकर्षण बल कार्य करता है, जिसके फलस्वरूप यहाँ पे जो बनने वाला बंध है वो क्या हो जाता है हमारा आयनिक बंध हो जाता है। उसके बाद अगर हम आगे देखें दूसरा बिंदु इसका क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत का, जब लिगेंड स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक होते हैं डी जेड स्क्वायर, इस प्रकार के 5 प्रकार के होते हैं। सबकी जो ज्यामिति है वो क्या होती है भिन्न भिन्न होती है और इनका विन्यास है वो भी क्या रहता है अलग अलग रहता है। जैसे अब यहाँ अलग अलग रहता है, यहाँ पे 3 है इनकी ऊर्जा कम होती है, 2 है इनकी ऊर्जा क्या रहती है अधिक रहती है। इनका विन्यास का भी क्या रहते हैं दोनों अलग अलग है और ज्यामिति भी क्या होती है अलग अलग होती है, जिसके कारण से जो लगने वाला प्रतिकर्षण बल होता है वह भी क्या होता है यहाँ पर अलग अलग होता है और डी कक्षकों पर क्या नहीं होता समान नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद नंबर 4 क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत का जो बिंदु है वो है हमारा, जब केंद्रीय धातु परमाणु पर जब कोई भी लिगेंड किस पे आक्रमण करेगा, केंद्रीय धातु परमाणु पर आक्रमण करेगा। लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु पर आक्रमण करता है तो जो इसके डी कक्षक है, डी कक्षकों का विभाजन कितने भागों में होता है, ये केंद्रीय लिगेंड ने क्या किया केंद्रीय धातु परमाणु पर आक्रमण किया तो यहाँ पर डी कक्षकों का जो विभाजन है वह कितने भागों में होता है, 2 भागों में ये विभाजित हो जाते हैं। अब देखो ये डी कक्षक है हमारा, डी कक्षक, ये डी कक्षक जब इस पर कोई लिगेंड आक्रमण करेगा तो इसका डी कक्षक का विभाजन कितने भागों में हो जाता है, 2 भागों में हो जाता है। और इन 2 भागों को क्या कहते हैं, 2 भागों को अब वे कक्षक जिनकी ऊर्जा औसत ऊर्जा से कम होती है, औसत ऊर्जा से कम होती है उनको तो हम किस नाम से जानते हैं, T2G के नाम से। और वे कक्षक जिनकी जो औसत ऊर्जा है
जिनकी जो ऊर्जा है वो औसत ऊर्जा से क्या होती है, अधिक होती है, उनको हम किस नाम से जानते हैं, Eg कक्षक के नाम से जानते हैं। तो लिगेंड जब केंद्रीय धातु परमाणु पर आक्रमण करता है तो डी कक्षकों का दो भागों में विभाजन हो जाता है। कौन कौन से में, T2G और एक Eg। T2G जो कक्षक होता है उसकी ऊर्जा औसत ऊर्जा से कम होती है और जो Eg कक्षक होते हैं उनकी ऊर्जा औसत ऊर्जा से अधिक होती है। इसके बाद डी कक्षकों जो डी कक्षक है इसमें अधिकांश जो इलेक्ट्रॉन है, अधिकांश इलेक्ट्रॉन किसमें जाते हैं, T2G वाले में, क्योंकि यहाँ पे उस ऊर्जा का मान क्या होता है, कम होगा। यहाँ पे CFSE जो क्रिस्टल ऊर्जा होती है उसका मान क्या रहता है, और अधिक रहता है। क्रिस्टल क्षेत्र स्थायी ऊर्जा का मान क्या रहता है, इसके लिए अधिक रहता है T2G के लिए, यानी कि जितना ज्यादा CFSE का मान रहेगा क्रिस्टल जो है वो क्या रहेगा, उतना ही अधिक स्थायी रहेगा। यानी कि T अधिकतम जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएंगे, T2G कक्षक में जाएंगे और स्थायित्व को प्राप्त करेंगे। यह था हमारा क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। अब इसके बाद बात करें हम अष्टफलकीय क्षेत्र और चतुष्फलकीय क्षेत्र में विपाटन की। डी कक्षकों का विपाटन देखो यहाँ पे, एक तो किसमें है, अष्टफलकीय और एक है चतुष्फलकीय और एक है वर्ग समतलीय। एक तो है हमारा अष्टफलकीय और एक है चतुष्फलकीय। तो यहाँ पे अगर हम पहले बात करें अष्टफलकीय क्षेत्र में डी कक्षक का विपाटन की बात करें, तो जब केंद्रीय धातु परमाणु पर, केंद्रीय धातु परमाणु और इस पे कितने लिगेंड आक्रमण करें, 6 लिगेंड यहाँ पर आक्रमण करते हैं। जब केंद्रीय धातु परमाणु पर 6 लिगेंड आक्रमण करते हैं और वह आक्रमण भी कहां से करेंगे, इसके अक्षों की दिशा से, ये अक्ष है इसके, ये अक्ष है, इनकी दिशा से जब इस पर ये आक्रमण करते हैं तो इनमें जो धातु के जो अक्ष पर स्थित Eg कक्षक होते हैं, ये केंद्रीय धातु और इसके अक्ष पे जो उपस्थित Eg कक्षक है, Eg कक्षक है, ये Eg कक्षक है, इनमें क्या होता है, अधिकतम प्रतिकर्षण होता है। अधिक प्रतिकर्षण होता है। अधिक प्रतिकर्षण होने के कारण से इनकी की जो ऊर्जा है वो क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। अधिक होने के कारण से औसत ऊर्जा से अधिक ऊर्जा पर व्यवस्थित हो जाते हैं। और जबकि जो T2G कक्षक होते हैं उनमें क्या होता है, प्रतिकर्षण जो होता है वो क्या होता है, कम होता है। और प्रतिकर्षण कम होने के कारण से जो T2G कक्षक है वो औसत ऊर्जा से कम ऊर्जा पर ये व्यवस्थित हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखें अगर हम, ये हमारा समभ्रंश डी कक्षक है, ये समभ्रंश डी कक्षक, इसका विभाजन 2 भागों में होता है। ठीक है, 2 भागों में विभाजन होता है इसका। अब ये लिगेंड है, लिगेंड इसके कहा, अक्षों पर, और इसके अक्षों पर कौन सा कक्षक है, Eg कक्षक। Eg कक्षक में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण होगा तो ये जो Eg कक्षक है ये कहाँ चला जाएगा, औसत ऊर्जा से अधिक ऊर्जा पर, ये औसत ऊर्जा से अधिक ऊर्जा पर जाकर व्यवस्थित हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, अधिकतम प्रतिकर्षण होता है। अधिकतम प्रतिकर्षण होने के कारण से ये औसत ऊर्जा से अधिक ऊर्जा पर व्यवस्थित हो जाता है। जबकि जो T2G कक्षक होता है, T2G कक्षक में क्या होता है, प्रतिकर्षण क्या होता है, कम होता है। कम होने के कारण से कहाँ व्यवस्थित होता है, औसत ऊर्जा से कम ऊर्जा पर यह व्यवस्थित हो जाता है। ठीक है, ये तो होता है किसमें, अष्टफलकीय में। और चतुष्फलकीय की बात करें तो चतुष्फलकीय में क्या होता है कि चतुष्फलकीय क्षेत्र में जो केंद्रीय धातु परमाणु है उस पर कितने लिगेंड आक्रमण करते हैं, 4 लिगेंड आक्रमण करते हैं। अष्टफलकीय में कितने कर रहे थे, 6, यहाँ पे कितने करते हैं, 4 लिगेंड आक्रमण करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, इस स्थिति में जो धातु के डी कक्षक है, डी कक्षक यानी कि जो Eg कक्षक है वह क्या होते हैं, लिगेंड के सामने नहीं आते, लिगेंड के सामने नहीं आते हैं। और लिगेंड के सामने नहीं आते हैं तो इनमें जो प्रतिकर्षण है वह भी क्या होता है,
प्रतिकर्षण क्या होगा, सामने नहीं आ रहे तो प्रतिकर्षण कम होता है, प्रतिकर्षण कम होता है, यहाँ पे इनकी ऊर्जा क्या होगी, कम होगी, कम होगी। इसके अलावा जो T2G कक्षक है इसकी में क्या होता है, प्रतिकर्षण के कारण से इसकी ऊर्जा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ऊर्जा क्या हो जाती है, इनकी अधिक हो जाती है। तो यहाँ पर अगर हम इनको व्यवस्थित करें तो ये क्या हो जाएंगे, समभ्रंश डी कक्षक और समभ्रंश डी कक्षक, या इनको व्यवस्थित किया तो यहाँ पर देखे तो इनकी तो ऊर्जा क्या है, सामने नहीं आ रहे लिगेंड के, तो प्रतिकर्षण कम हुआ, तो यहाँ पे Eg कक्षक तो कहा जाते हैं निम्न ऊर्जा क्षेत्र में, और जो T2G कक्षक है कहाँ चले जाते हैं, उच्च ऊर्जा क्षेत्र में। तो अष्टफल के में देखा था, यहाँ पे तो क्या हो रहा था, जो T2G है ये कहाँ थे, निम्न में, और Eg कहाँ थे, उच्च में। लेकिन जो चतुष्फल की है इसमें जो Eg तो है वो तो कहाँ पे आ जाते हैं, निम्न में, और जो T2G है वो कहाँ चले जाते हैं, उच्च ऊर्जा क्षेत्र में। क्यों होता है ऐसा, प्रतिकर्षण के कारण। यहाँ पे तो अक्ष के सामने आ जाने के कारण Eg कक्षकों में प्रतिकर्षण होता है, लेकिन जो वहां पे Eg कक्षक है, डी कक्षक है, वो लिगेंड के सामने नहीं आते हैं, जिसके कारण से उनमें प्रतिकर्षण क्या होता है, कम होता है। ठीक है, ये था हमारा अष्टफल के और चतुष्फल के क्षेत्र में विपाटन। इसके अलावा अगर हम इनकी ऊर्जा की बात करें, कितनी यहाँ पे ये उत्सर्जित कर रहे हैं, कितनी अवशोषित कर रहे हैं, तो अगर हम अष्टफलकीय की बात करें तो अष्टफलकीय क्षेत्र में जो T2G कक्षक में जाने वाला, T2G कक्षक में जाने वाला जो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन है ये 0.6 डेल ऑक्टाओरेडोल, और यहाँ पर कितनी, और ये तो क्या कर रहा है, उत्सर्जित कर रहा है, कितनी 0.6 डेल ऑक्टाओरेडोल। और यहाँ पे अगर हम बात करें Eg कक्षक में, तो Eg कक्षक में जो यहाँ पर क्या करेगा, उसको अधिक ऊर्जा चाहिए उच्च ऊर्जा में जाए, उच्च ऊर्जा स्तर में जाने के लिए, तो ये क्या करेगा, ऊर्जा का अवशोषण करेगा। और अब कितने अवशोषण करेगा, 0.4 डेल ऑक्टाओरेडोल। और इनके मध्य जो ऊर्जा अंतर होता है, डिफरेंशियल ऑफ क्वांटा, वो होता है 10, और ये क्या होता है, इनका विपाटन ऊर्जा होती है। इसी प्रकार से यहाँ पे देखे, यहाँ पे क्या कर रहा है, Eg कक्षक तो क्या कर रहा है, यहां से निम्न में आने के लिए माइनस 0.4 ऊर्जा उत्सर्जित, 0.4 टेट्रा और डेल टेट्राडोल ऊर्जा अवशोषित करेगा, और ये माइनस ये कितने अवशोषित करेगा, 0.6 डेल टेट्राडोल। तो इसके मध्य भी जो ऊर्जा विपाटन ऊर्जा वो कितनी हो जाएगी, 10 देखिए डिफरेंशियल ऑफ क्वांटा। ठीक है, ये हो गया उनके ऊर्जा दोनों में विपाटन, चतुष्फल के और अष्टफल के। अंतर दोनों में क्या है, बस यहाँ पे ध्यान रखना है, Eg तो कहाँ रहेंगे, इसमें दोनों चेंज हो जाते हैं, प्रतिकर्षण के कारण चेंज हो जाते हैं, उसमें सामने नहीं आते, प्रतिकर्षण कम होता है, इसलिए Eg कक्षक निम्न ऊर्जा स्तर में रहते हैं, जबकि इसमें अक्ष के सामने होने के कारण से जो Eg कक्षकों में प्रतिकर्षण है वो क्या होता है, अधिक होता है। अधिक होने का इनकी ऊर्जा बढ़ जाती है, और एक ऊर्जा अवशोषित करके कहाँ चले जाते हैं, उच्च ऊर्जा स्तर में ये चले जाते हैं। ये था हमारा अष्टफल के और चतुष्फल के क्षेत्र। अगर हम इनके बात करें, विपाटन अंतर की बात करें दोनों में, तो क्या अंतर होता है, तो देखो अष्टफल के क्षेत्र की जो विपाटन ऊर्जा है CFSE, यहाँ पे देखो कितनी 6, और यहाँ पे कितनी थी, ओनली 4। लेकिन यहाँ पे विपाटन ऊर्जा की बात करें, विपाटन CFSE ऊर्जा की बात करें, वो किसकी अधिक है, CFSE, यानी कि जो निम्न ऊर्जा वाले कक्षक है उनमें आने के लिए उत्सर्जित की गई जो ऊर्जा होती है, निम्न ऊर्जा वाले निम्न ऊर्जा स्तर में आने के लिए जो ऊर्जा उत्सर्जित की जाती है उसी को हम क्या कहते हैं, CFSE क्रिस्टल क्षेत्र स्थायी ऊर्जा कहते हैं। तो यहाँ पे देखो कितनी कर रहा था, 0.6 डेल ऑक्टाओरेडोल, यहाँ पे कितनी कर रहा था, 0.4 डेल टेट्राओरेडोल ऊर्जा यहाँ पर उत्सर्जित कर रहा है। वो तो कौन अधिक कर रहा है, ये वाला अधिक कर रहा है, और जितनी ज्यादा CFSE का मान होगा क्रिस्टल उतना ही क्या होता है, हमारा अधिक स्थायी। तो यहाँ पे अष्टफलकीय क्षेत्र में जो विपाटन की CFSE का मान है वो कितना अधिक होता है, तो ये क्या होता है, अधिक स्थायी होता है, जबकि यहाँ पे कम होता है तो क्या होगा, कम स्थायी होगा। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ रहे थे संकुल यौगिकों में रंग और स्पेक्ट्रम की, तो वो हमारा विपाटन। इसके बाद एक और है वर्ग समतलीय, जो पढ़ा रखा है तुम्हारे लिए, उसमें जो केंद्रीय धातु परमाणु है उसका विन्यास क्या रह जाता है, D8 विन्यास रह जाता है। उसमें Eg कक्षकों में और जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं।
अगला टॉपिक है हमारा संकुल यौगिकों में रंग एवं स्पेक्ट्रा की व्याख्या। तो देखो यहाँ पे संकुल यौगिकों में रंग एवं स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने के लिए हमारे पास दो सिद्धांत होते हैं। पहला जो सिद्धांत है हमारा वो है हमारा डी डी संक्रमण सिद्धांत, डी डी संक्रमण सिद्धांत। और जो दूसरा सिद्धांत है हमारा वो है आवेश स्थानांतरण, आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा सिद्धांत। तो हम पहले सिद्धांत की बात करते हैं, डीडी संक्रमण सिद्धांत। डीडी संक्रमण सिद्धांत के कारण जो संकुल यौगिक है वो रंग व स्पेक्ट्रम की व्याख्या हम करेंगे डीडी संक्रमण सिद्धांत से। तो देखो यहाँ पे जब हमारा केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु हमारा केंद्रीय धातु परमाणु पर क्या करेगा, लिगेंड आक्रमण करेगा। कोई भी केंद्रीय धातु परमाणु और उस पर क्या हो रहा है, लिगेंड का आक्रमण होता है। तो उसके जो डी कक्षक है उसमें क्या होता है, असमान, जो डी कक्षक होता है उसमें क्या हो जाता है, असमान प्रतिकर्षण। असमान प्रतिकर्षण के कारण जो वो दो भागों में विभाजित हो जाएगा। ये केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु पर क्या हुआ, किसी लिगेंड का आक्रमण हुआ, लिगेंड का आक्रमण हुआ तो यहाँ पे इसके डी कक्षक में क्या होगा, असमान प्रतिकर्षण। असमान प्रतिकर्षण होता है तो असमान प्रतिकर्षण के कारण जो डी कक्षक है ये किसमें, दो भागों में विभाजित हो जाते हैं। डी कक्षक कितने भागों में विभाजित हो जाते हैं, दो भागों में ये विभाजित हो जाते हैं। इन असमान ऊर्जा वाले जो अविभाजित हुए इनको हम किस किस नाम से जानते हैं, एक तो होता है हमारा T2G कक्षक और एक होता है हमारा EG कक्षक। कौन कौन से में विभाजित होते हैं, T2G में और EG में। यदि केंद्रीय धातु परमाणु आयन में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, अब जैसे हमारा डी कक्षक है, डी कक्षक में क्या है हमारा, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण तो ये क्या करेगा, दृश्य और जो पराबैंगनी क्षेत्र के विकिरण है, दृश्य और पराबैंगनी क्षेत्र के विकिरण है उनसे ऊर्जा का अवशोषण करेगा। अवशोषण करके ये कहा इसकी ऊर्जा का क्या हो जाएगी, अवशोषण करेगा तो ऊर्जा बढ़ जाएगी। ऊर्जा बढ़ने के कारण ये निम्न से कहाँ चला जाता है, उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। लेकिन जब ये निम्न से उच्च में जाता है तो ये क्या हो जाता है, अस्थायी हो जाता है। अस्थायी होने के कारण से क्या करता है, वापस अपनी ऊर्जा का पुनः त्याग कर देता है और त्याग करने के बाद ये वापस कहाँ जाता है, निम्न ऊर्जा स्तर में आ जाता है। और इसके द्वारा जो ऊर्जा उत्सर्जित की जाती है वह हमें रंग जो ऊर्जा दिखाई देती है कलर के रूप में, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और जो हमें दिखाई देता है यहाँ पे उसकी ऊर्जा का रंग उसे कौन सा होता है, वो जो इसने अवशोषण किया है जो रंग, जैसे हरा रंग अवशोषण किया तो हरे रंग का पूरक रंग कौन सा होता है, बैंगनी रंग। अगर इसने दृश्य प्रकाश हरे रंग की विकिरण का अवशोषण किया तो हरे रंग का पूरक रंग कौन सा, बैंगनी। तो हमें जो यहाँ पे स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा वो रंग प्राप्त होगा, कैसा प्राप्त होगा, बैंगनी रंग यहाँ पे प्राप्त होता है। तो देखो इसको एक बार फिर देखते हैं हम, डीडी संक्रमण सिद्धांत। यहाँ पे कोई भी एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, जब तक इसने क्या नहीं किया, किसी प्रकार का कोई दृश्य प्रकाश का यह अवशोषण नहीं करता है। किसी प्रकार का इसने जब तक कोई दृश्य प्रकाश का अवशोषण नहीं किया तब तक तो जो इलेक्ट्रॉन है वो खा रहेगा निम्न ऊर्जा स्तर में। इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा, निम्न ऊर्जा स्तर में, जिसको हम क्या बोलते हैं, T2G। और ये हो गया हमारा EG। अब लेकिन ये दृश्य प्रकाश, दृश्य या पराबैंगनी प्रकाश विकिरण का अवशोषण करेगा, ये ऊर्जा अवशोषित करेगा। तो इसकी ऊर्जा है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ऊर्जा बढ़ने के कारण से अब इसकी तो निम्न ऊर्जा स्तर है, ये क्या है, उच्च। अब निम्न ये ऊर्जा बढ़ेगी तो निम्न से कहाँ जाएगा, ये
उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा। निम्न से किसमें चला जाता है? यह था, यहां से किसमें चला गया? उच्च ऊर्जा स्तर में चला गया, उच्च ऊर्जा स्तर में। लेकिन जैसे ये निम्न से उच्च में जाता है, ये क्या हो जाता है? यहाँ पर अस्थायी हो जाता है, अस्थायी हो जाता है। अस्थायी होने के कारण से ये क्या करता है? पुनः अपनी ऊर्जा का, जो पुनः क्या करेगा? अपनी ऊर्जा है उसको ये क्या कर देगा? पुनः उत्सर्जित कर देगा। पुनः उत्सर्जित करके वापस कहाँ जाएगा? उच्च से निम्न में आ जाएगा। और यहाँ पे इसके द्वारा जो ये ऊर्जा उत्सर्जित की गई है, यह हमें रंग के रूप में दिखाई देती है और इसी को हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो ये था हमारा डी संक्रमण सिद्धांत। इसके बाद दूसरा है आवेश स्थानांतरण संकुल। तो देखो यहाँ पे ये तो था हमारा डी संक्रमण सिद्धांत, जिसमें जो रंग और स्पेक्ट्रम है वो किसके कारण प्राप्त हो रहे हैं? हमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें स्कैंडियम 3+, टाइटेनियम 4+ और वेनेडियम 5+, इनके विन्यास को एक बार देखें तो जो इनका विन्यास है सबका क्या होता है? 3d0, यानी कि इनमें किसी में भी जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है। देखो यहाँ पे इन तीनों का विन्यास क्या होता है? 3d0, लेकिन 3d0 यानी कि जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, वो कितने हैं यहाँ पर? 0, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है सब में वो कैसे? सारे के सारे युग्मित इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। लेकिन फिर भी क्या करते हैं? लेकिन फिर भी कैसे होते हैं? हल्का रंग प्रदर्शित करते हैं, हल्का रंग प्रदर्शित करते हैं। ऐसा क्यों होता है? जबकि हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा जो डी संक्रमण सिद्धांत उसके अनुसार क्या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण जो है वो अपनी ऊर्जा निम्न से उच्च में जाता है, जिसके कारण से हमें रंग और स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं। लेकिन यहाँ पर तो एक भी सब में क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, सारे क्या है? युग्मित इलेक्ट्रॉन है, फिर भी रंग प्रदर्शित कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्यों होता है ऐसा। स्कैंडियम 3+, टाइटेनियम 4+ और जो वेनेडियम 5+ है, इनमें सब में क्या हो रहा है? जो प्रभावी नाभिकीय आवेश हमारा जेड इफेक्ट है, प्रभावी नाभिकीय आवेश या इसको हम कहें से जेड इफेक्ट। क्या होता है? जैसे जैसे जेड इफेक्ट बढ़ता है, जेड इफेक्ट बढ़ने के कारण से जो लिगेंड होता है, लिगेंड पे क्या रहता है? ऋणावेश उपस्थित रहता है। अब देखो यहाँ पे इस पे जेड इफेक्ट यानी कि पॉजिटिव चार्ज और लिगेंड का ऋणावेश, तो ये क्या करेगा? इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा, और ये अपनी ओर आकर्षित करेगा, इन दोनों में आकर्षण होगा। तो इस आकर्षण के बीच ही यहाँ पर क्या होता है? दृश्य प्रकाश का क्या करते हैं? अवशोषण करते हैं, दृश्य प्रकाश का अवशोषण करते हैं, जिसके कारण से जो यहाँ पर ये स्कैंडियम 3+, टाइटेनियम 4+, वेनेडियम 5+ है, इनके रंग जो होते हैं वो कैसे होते हैं? हल्के रंग होते हैं। मार्कर और कहाँ है? यहाँ पे चलेंगे, ठीक है। ये था हमारे दोनों सिद्धांत, डी संक्रमण सिद्धांत, दूसरा हो गया आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा सिद्धांत। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्रिस्टलीय पैरामीटर को प्रभावित करने वाले कारक। तो देखो क्रिस्टलीय पैरामीटर, क्रिस्टलीय पैरामीटर को प्रभावित करने वाले कारक। अगला टॉपिक डालो, क्रिस्टलीय पैरामीटर को प्रभावित करने वाले कारक। तो देखो किसी भी क्रिस्टल का स्थायित्व तो किस पर निर्भर करता है? किसी भी क्रिस्टल का स्थायित्व तो किस पर निर्भर करेगा? थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था CFSE, क्रिस्टल क्षेत्र स्थायी ऊर्जा।
किसी भी क्रिस्टल का जो स्थायित्व है वो किस पर निर्भर करता है, CFSE या क्रिस्टल क्षेत्र स्थायी ऊर्जा पर निर्भर करेगा, जिसके लिए जितना ज्यादा क्रिस्टल क्षेत्र स्थायी ऊर्जा का मान जितना अधिक होगा वह क्या होगा, क्रिस्टल उतना ही अधिक स्थायी होगा। यानी जिसके लिए क्रिस्टल क्षेत्र स्थायी ऊर्जा जितनी अधिक होती है वो क्रिस्टल उतना ही क्या होता है, अधिक होता है। और इस CFSE क्रिस्टल क्षेत्र स्थायी ऊर्जा को हम किस नाम से जानते हैं, क्रिस्टल पैरामीटर के नाम से इसको जाना जाता है। CFSE को हम किस नाम से जानते हैं, क्रिस्टल पैरामीटर के नाम से हम जानते हैं। अब इसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, तो इसको कुछ प्रभावित करने वाला जो पहला कारक है वो है हमारा विपाटन का क्षेत्र। विपाटन का क्षेत्र, तो देखो यहाँ पर विपाटन की बात करें तो अष्टफल के क्षेत्र में जो विपाटन है वो चतुष्फल के क्षेत्र से क्या होता है, अधिक होता है। यानी कि एक अष्टफल के क्षेत्र में विपाटन जो है वो किससे अधिक होता है, चतुष्फल के क्षेत्र में विपाटन से क्या होता है, अष्टफल के क्षेत्र में जो विपाटन है वो चतुष्फल के क्षेत्र में विपाटन से अधिक होता है। अब यहाँ पे जितना अधिक विपाटन होगा उसके लिए जो CFSE का मान है उतना ही क्या होगा, अधिक होगा। तो अष्टफल के क्षेत्र के लिए जो CFSE का मान है, क्रिस्टल क्षेत्र स्थायी ऊर्जा का जो मान है वो उतना ही क्या होता है, अधिक होता है। और CFSE का मान अधिक होगा तो जो अष्टफल के क्रिस्टल है, अष्टफल के क्षेत्र है, वहां पर इसका स्थायित्व जो है वो क्या होगा, अधिक होगा। तो पहला हो गया हमारा कि विपाटन का क्षेत्र, विपाटन के क्षेत्र में अष्टफल के क्षेत्र और चतुष्फल के दोनों की बात करें तो दोनों में से अधिक विपाटन किसका होता है, अष्टफल के क्षेत्र का। अष्टफल के क्षेत्र का विपाटन अधिक होगा तो उसके लिए जो क्रिस्टल क्षेत्र स्थायी ऊर्जा का मान है वह भी क्या होगा, अधिक होगा। अर्थात जो क्रिस्टल अष्टफल के क्रिस्टल है उसका स्थायित्व क्या होगा, अधिक होगा। किससे, चतुष्फल के क्षेत्र से। यह हो गया हमारा पहला विपाटन का क्षेत्र। दूसरा बात करें हम, दूसरा बिंदु धातु का विन्यास। धातु का विन्यास, तो धातु के विन्यास की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जो डी कक्षक है, डी कक्षकों का विभाजन कितने भागों में होता है, 2 भागों में। कौन कौन से, एक तो होते हैं T2G और एक होते हैं EG कक्षक। T2G और EG कक्षक 2 भागों में विभाजन होता है। तो अगर धातु के विन्यास की बात करें किसके लिए अधिक, यहाँ पर CFSE का मान किसके लिए अधिक होगा, EG के लिए या T2G के लिए? या अधिकतम किसके लिए होगा, T2G के लिए होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, जितना धातु का ऐसा विन्यास होगा जिसमें जितने अधिक इलेक्ट्रॉन किसमें जाएंगे, T2G में जाएंगे, उसके लिए CFSE का मान क्या हो जाएगा, उतना ही अधिक हो जाएगा। यानी कि उसका स्थायित्व उतना ही क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जो दूसरा बिंदु है यही है कि धातु का विन्यास है वो कैसा हो कि उसमें जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन है कुछ में जाए, T2G में जाए। और T2G में जाएंगे तो उसके लिए जो CFSE क्रिस्टल क्षेत्र स्थायी ऊर्जा है इसका मान क्या हो जाएगा, उतना ही अधिक हो जाएगा। और ये अधिक होगा तो इसका स्थायित्व जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये था हमारा धातु, दूसरा बिंदु धातु का विन्यास, यानी कि धातु का ऐसा विन्यास होना चाहिए अधिकतम जो इलेक्ट्रॉन है T2G में जाए ताकि क्रिस्टल क्षेत्र स्थायी ऊर्जा का मान है जो क्या हो, अधिक हो, ताकि वो क्रिस्टल अधिक से अधिक स्थायित्व प्राप्त कर सके। तीसरा है धातु पर आवेश। धातु पर आवेश, अब धातु की आवेश की बात करें, धातु और इस पर आवेश की बात करें, इस पर जितना ज्यादा आवेश होगा उसके लिए जेड इफेक्ट का मान क्या होगा, उतना ही अधिक हो जाएगा। जेड इफेक्ट का मान अधिक होने के कारण से लिगेंड को क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो लिगेंड और इसके मध्य जो बंद दूरी है, लिगेंड और जो धातु है इसके मध्य जो बंद दूरी है वो उतनी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
जो संकुल है वो क्या हो जाएगा, उतना ही अधिक स्थायी संकुल में प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद लिगेंड की प्रबलता की बात करें, नंबर 4 लिगेंड की प्रबलता। लिगेंड की प्रबलता, लिगेंड की प्रबलता की हम बात करें तो जो संकुल यौगिक है अगर उनमें प्रबल लिगेंड है, लिगेंड कैसा है, प्रबल लिगेंड, अगर कैसा लिगेंड है, प्रबल लिगेंड है तो अत्यधिक प्रतिकर्षण होगा। अब अधिक प्रतिकर्षण होगा, अधिक प्रतिकर्षण होगा तो अधिक प्रतिकर्षण के कारण जो विपाटन है, विपाटन भी क्या होगा, अधिक होगा। विपाटन क्षेत्र में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। विपाटन में भी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, यानी कि विपाटन भी क्या होगा, अधिक होगा। और अधिक विपाटन होगा तो CFAC क्रिस्टल क्षेत्र स्थायी ऊर्जा का मान है उसमें भी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। और क्रिस्टल क्षेत्र स्थायी ऊर्जा के मान में वृद्धि हो जाएगी तो क्रिस्टल का जो स्थायित्व है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो प्रबल लिगेंड होगा तो अधिक प्रतिकर्षण होगा, अधिक प्रतिकर्षण होगा तो विपाटन क्या होगा, अधिक होगा, अधिक होगा तो क्रिस्टल क्षेत्र स्थायी ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिससे क्रिस्टल का स्थायित्व भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये था हमारे क्रिस्टलीय पैरामीटर को प्रभावित करने वाले कारक। इनको एक बार फिर से देखते हैं सारों को। क्षेत्र, विपाटन का क्षेत्र, पहला था हमारा विपाटन का क्षेत्र। विपाटन का क्षेत्र हमने देखा अष्टफल के जो क्षेत्र है इसमें विपाटन, चतुष्फल के क्षेत्र में विपाटन की अपेक्षा क्या होता है, अधिक होता है। और जितना ज्यादा विपाटन होगा उसके लिए जो क्रिस्टलीय क्षेत्र स्थायी ऊर्जा है उसका मान उतना ही क्या होगा, अधिक होगा, अधिक होगा तो वहां पर उसका स्थायित्व क्या होगा, उतना ही अधिक होगा। दूसरा था हमारा धातु का विन्यास। धातु का विन्यास की हमने बात करें तो धातु का विन्यास कैसा होना चाहिए कि धातु का विन्यास ऐसा हो कि उसमें जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन है वो किसमें जाए, T2G में जाएंगे। T2G में जाएंगे तो उसके लिए जो क्रिस्टल क्षेत्र स्थायी ऊर्जा है उसका मान क्या होगा, अधिक होगा। क्रिस्टल क्षेत्र स्थायी ऊर्जा का मान अधिक होगा तो क्रिस्टल उतना ही अधिक क्या होगा, स्थायी होगा। तीसरा है हमारा धातु पर आवेश। धातु पर जितना अधिक आवेश होगा, जितना अधिक आवेश होगा वो लिगेंड को अपनी ओर उतना ही क्या करेगा, आकर्षित करेगा। आकर्षित करेगा तो यहाँ पे धातु और लिगेंड के मध्य जो बंद दूरी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और बंद दूरी कम हो जाने की तो संकुल जो है वो क्या हो जाएगा, अधिक स्थायी हो जाएगा, यानी कि वो प्रबल आकर्षण से बन जाएंगे जिसके कारण से वो संकुल क्या हो जाएगा, अधिक स्थायी हो जाएगा। लास्ट था हमारा लिगेंड की प्रबलता। लिगेंड की प्रबलता की बात करें तो लिगेंड जितना प्रबल होगा तो उसमें प्रतिकर्षण क्या होगा, उतना ही अधिक होगा। और प्रतिकर्षण अधिक होगा तो वहां पर विपाटन जो है डी कक्ष का विपाटन भी उतना ही क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। और जितना अधिक विपाटन होगा उसके लिए क्रिस्टल क्षेत्र स्थायी ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, उतना ही अधिक हो जाएगा। और जो क्रिस्टल है वो भी क्या हो जाएगा, उतना ही अधिक स्थायी हो जाएगा। तो ये थे हमारे क्रिस्टलीय पैरामीटर को प्रभावित करने वाले कारक। इसके बाद है हमारा जॉन टेलर प्रभाव। जॉन टेलर प्रभाव। तो देखो क्या होता है जॉन टेलर प्रभाव। अगर हम बात करें अष्टफल के क्षेत्र जो होता है उसमें प्रबल लिगेंड की उपस्थिति में उसका विपाटन होता है अष्टफल के क्षेत्र का। तो अष्टफल के क्षेत्र जो प्रबल लिगेंड के कारण जो उसके T2G किसमें विभाजित होता है, T2G और EG कक्षकों में क्या हो जाता है, विपाटन हो जाता है। उसका दो भागों में विभाजित हो जाता है। कौन कौन से, T2G और EG कक्षकों में उसका क्या हो जाता है, विपाटन हो जाता है। लेकिन जो इसके EG कक्षक है उनमें क्या होता है, और अधिक प्रतिकर्षण होता है। अष्टफल के क्षेत्र किसमें विभाजित हुआ हमारा, पहले तो T2G, ये तो हो गया हमारा T2G और एक हो गया हमारा EG। ठीक है, EG और T2G में ये विभाजित हो जाता है। लेकिन जो इसका EG वाला कक्षक है, EG वाले कक्षक में क्या होता है, इसमें प्रतिकर्षण जो होता है वो क्या रहता है, अधिक रहता है। प्रतिकर्षण क्या होता है, अधिक होता है। और अधिक प्रतिकर्षण के कारण इस EG कक्षक का जो है क्या होता है, पुनः विपाटन होता है। और पुनः विपाटन होता है तो इसमें क्या आ जाती है, विकृति उत्पन्न हो जाती है।
विकृति उत्पन्न हो जाती है, विकृति उत्पन्न होती है तो इसी को हम क्या कहते हैं, जॉन टेलर प्रभाव कहते हैं। अष्टफलकीय क्षेत्र, अष्टफलकीय क्षेत्र का विभाजन किसकी उपस्थिति में होता है, प्रबल लिगेंड की उपस्थिति में होता है। दो भागों में विभाजित हुए, यहाँ पे T2G और EG में, लेकिन यहाँ पर जो EG कक्षक है इसमें क्या होता है, अधिक प्रतिकर्षण, अधिक प्रतिकर्षण होता है तो इसका क्या होता है, पुनः विपाटन होता है, पुनः विपाटन होता है तो इसमें क्या हो जाती है, अष्टफलकीय क्षेत्र में, अष्टफलकीय क्षेत्र जो होता है उसमें क्या हो जाती है, विकृति उत्पन्न हो जाती है। और विकृति उत्पन्न होती है तो जो ये प्रभाव है वही क्या कहलाता है, हमारा जॉन टेलर प्रभाव कहलाता है। ये तुम्हारा चैप्टर जो फर्स्ट है वो पूरा, अब कल पढ़ेंगे हम चैप्टर सेकंड। ये पहला चैप्टर था हमारा, ये पूरा हो गया। इसके बाद यूनिट सेकंड का हम कल पढ़ेंगे चैप्टर सेकंड जो है संकुल यौगिकों के चुंबकीय गुण। ठीक है, आज के लिए ये, थैंक यू। पाचन तंत्र में जो पाचन तंत्र का निर्माण है आहार नाल और पाचक ग्रंथियों से हुआ था। पाचक ग्रंथि के बाद में हम पढ़ रहे थे आहार नाल के बारे में। आहार नाल 8 से 10 मीटर लंबी होती है जो मुख से लेकर के गुदा तक फैली रहती है। इसके बारे में हम जानकारी ले रहे थे। फिर हमने मुख के बारे में पढ़ा, मुख के अंदर दांत होते हैं, दांत के पहले प्रकार पढ़े, दांत के हमने कार्य पढ़े, उसके बाद में हमने जीभ के बारे में पढ़ा। अब हम बात कर रहे हैं ग्रास नाल के बारे में। ग्रास नाल के दो भाग होते हैं, ऊपरी भाग कहलाता है ग्रसनी और निचले भाग कहलाता है ग्रसिका। ग्रसिका आमाशय से जुड़ी रहती है और ग्रसनी मुख गुहा, बकल केविटी जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, उससे जुड़ी हुई रहती है। आगे चलते हैं हम आमाशय के बारे में। मेन रोल क्या है आमाशय का है भाई, सबसे ज्यादा जो भोजन हमारे शरीर में रुकता है वो कहाँ रुकता है, आमाशय के अंदर। लगभग 4 घंटे भोजन आमाशय के अंदर रुकता है भाई। चलो एक स्ट्रक्चर बनाता हूं मैं आमाशय की। ये यहां से लेकर के ये यहां तक आमाशय है, नीचे आ जाता है अपने ग्रहणी और ये आमाशय के भाग है 1, 2 और ये 3। इसको मैं थोड़ा ऐसा कर देता हूं। ये ग्रास नाल का ऊपर का भाग ग्रसनी कहलाता है, ग्रास नाल का नीचे का भाग ग्रसिका कहलाता है। दोनों को मिलाकर कहा जाता है ग्रास नाल। ग्रास नाल किससे जुड़ी रहती है, आमाशय से। आमाशय के 3 भाग है भाई, मेन इंपोर्टेंट कार्य यहां होता है 1, 2 और 3। इसको कहा जाता है कोर्डियक। बीच वाला जो भाग है इसको कहा जाता है फंडिक और तीसरा वाला जो भाग है इसको कहा जाता है पाइलोरिक। चलो इसके बारे में जानकारी लेते हैं अपन। आमाशय का जो पहला भाग है कोर्डिक, दूसरा भाग है फंडिक, तीसरा भाग है पाइलोरिक। जैसे मैं ऐसे खड़ा हूं इस कंडीशन में जो आमाशय कहां पर होगा, देखो ये मुख गुहा, ये ग्रास नाल और इस तरफ यहाँ पर ये जो पेट ऊपर की तरफ जब दर्द करता है ना, ये दर्द कहां करता है, आमाशय के यहाँ पर करता है। ये चीज आमाशय है। इस तरफ यहाँ पर आप सबको दिख रहा होगा जहां मैं हाथ लगा रहा हूं, इस तरफ यहाँ लीवर होता है। इस लीवर के थोड़ा पीछे बीच में यहाँ होता है अपने पित्ताशय और इस तरफ होता है अग्नाशय। और ये यहाँ से ये इस तरफ, ये यहाँ पर आपने पेट में जलन लगती है, यहाँ लगते है ना कभी कभार, जलन होती है, दर्द होता है, इस जगह पर यहाँ पर है आमाशय। इसके नीचे होता है तिल्ली, स्प्लीन। ठीक है, इस जगह पर कभी कभार पानी पी के तेज दौड़ते हैं बगते तो यहाँ दर्द होता है ना, गोल गोल सा होता है, वो होता है स्प्लीन, तिल्ली। इसके बारे में अपन आगे जानकारी लेंगे। चलो अब आमाशय के 3 भाग हैं, कोर्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। ये कोर्डिक भाग क्या होता है, थोड़ा हृदय की तरफ स्थित होता है, इसलिए इसका नाम कोर्डिक रखा गया है ना। इस कोर्डिक भाग का काम क्या है, श्लेष्मा का स्त्रवण करना। इससे किसका स्त्रवण होगा, श्लेष्मा का। कोर्डिक भाग किसका स्त्रवण करेगा, श्लेष्मा का। देखो श्लेष्मा को कहा जाता है म्यूकस। श्लेष्मा को साइंस की भाषा में म्यूकस भी कहा जाता है और इसे स्लेवरी भी कहा जाता है। ये श्लेष्मा या म्यूकस है, ये क्या करती है, आमाशय की जो दीवारें है ना, दीवारें ये उनके चारों तरफ लिपट जाती है।
क्योंकि ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए किया जाता है कि जो बीच वाला भाग है, फंडिक भाग है, ये फंडिक भाग एक अम्ल का इस्तेमाल करता है और उसको हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ऐसे हम उसको बोलते हैं HCl। इससे क्या निकलेगा, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलेगा। अभी इतना खतरनाक अम्ल होता है कि इससे आमाशय की दीवारों में घाव या छाले पड़ जाते हैं। ये घाव या छाले नहीं हो, इसी वजह से किसका इस्तेमाल किया जाता है, श्लेष्मा का। यानी कि श्लेष्मा का मेन कार्य क्या हुआ, इस HCl अम्ल से आमाशय की दीवारों को बचाना, प्रोटेक्ट करना। ठीक है, कौन बचाएगी, श्लेष्मा। किससे बचाएगी, इस अम्ल से। और किसको बचाएगी, आमाशय की दीवारों को। अगर HCl अम्ल ज्यादा ही निकल रहा है और श्लेष्मा का कम इस्तेमाल हो रहा है तो अपने पेट में दर्द होगा, छाले पड़ जाएंगे, अल्सर कहा जाएगा उसको, घाव हो जाएंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं अपन, अभी और इसके बारे में जानकारी लेंगे। पहले तीनों के बारे में एक साथ देखते हैं। पाइलोरिक वाला जो भाग है, यहां से निकलता है जठर रस। अब देखो स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। कोडेक वाले भाग से निकली श्लेष्मा, इसने क्या किया, HCl अम्ल से आमाशय की दीवारों को प्रोटेक्ट किया, बचाया, सेफ रखा। ये जो HCl अम्ल है, ये देखो ये निकलता कैसे, इसकी भी अपनी एक मैकेनिज्म है। ये जो इनकी कोशिका होती है, इनमें एक सेल्स होती है जिसको अपन कहते हैं पेराइटल, और उसका दूसरा नाम है ऑक्सिंटिक कोशिका। फंडिक पाइलोरिक भाग की ऑक्सिंटिक कोशिकाओं से किसका इस्तेमाल किया जाता है, HCl अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। नोट कर लेना इस चीज को, इंपोर्टेंट है, आगे कंपटीशन एग्जाम में काम आती है कि HCl अम्ल का जो स्त्रावण है किन कोशिकाओं से किया जाता है। इसके दो नाम है, पहला नाम है ऑक्सिंटिक, दूसरा अदर नेम भी आता है इसका, जिसको अपन कहते हैं पेराइटल। ठीक है, तो HCl अम्ल का जो स्त्रावण है आमाशय की ऑक्सिंटिक या पेराइटल कोशिकाओं के द्वारा ये किया जाता है। अब ये जठर रस है, देखो क्या होता है, HCl अम्ल के कार्य क्या है। देखो सबसे पहला जठर रस का स्त्रावण, जठर रस में क्या होता है, पेप्सिन और रेनिन, दो प्रकार के एंजाइम होते हैं भाई। कौन कौन से, एक तो होता है पेप्सिन और एक होता है रेनिन। पेप्सिन और रेनिन दोनों एक प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम है। ये दोनों निष्क्रिय अवस्था में पड़े रहते हैं। निष्क्रिय अवस्था में कैसे, ये यहाँ पर पड़े हुए हैं, मतलब इनको भी, इनका कोई रोल नहीं है, कोई काम नहीं, क्योंकि इनको पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है शरीर के अंदर। लेकिन जैसे ही HCl अम्ल का स्त्रण हुआ तो HCl अम्ल इनको क्या कर देता है, एक्टिव कर देता है। एक्टिव कैसे कि भाई ऊपर से भोजन आने वाला है, मैं तो एक्टिव हो चुका हूं, अब आप लोग भी एक्टिव हो जाइए। अब अपन मिलकर, सभी मिलकर अपन क्या करेंगे, भोजन को पचाएंगे। कैसे पचाएंगे, देखो ये जो HCl अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये क्या करता है, भोजन के साथ जो जीवाणु आते हैं ना, बैक्टीरिया, क्योंकि बहुत से व्यक्ति क्या होते हैं बिना हाथ पांव धोए भोजन ग्रहण करने लग जाते हैं, या बहुत से व्यक्ति बासा खाना खा लेते हैं, या बहुत से व्यक्ति ऐसी कोल्ड ड्रिंक्स पी लेते हैं जो जहरीली है या विषाक्त है, जिसके अंदर बैक्टीरिया है, या कोई पानी है जिसके अंदर गंदगी है। तो शरीर के जब अंदर वो जाता है तो उनको फिल्टर नष्ट करने का जो कार्य किया जाता है वो कौन करता है, ये HCl अम्ल ही करता है। और इसका दूसरा मेन कार्य क्या है, पेप्सिन और रेनिन को सक्रिय करना, क्योंकि पेप्सिन अपनी पूर्व अवस्था प्रोपेप्सिन में और रेनिन अपनी पूर्व अवस्था प्रोरेनिन में पड़ा हुआ रहता है, मतलब इनएक्टिव अवस्था, निष्क्रिय अवस्था। पेप्सिन की निष्क्रिय अवस्था कौन सी है, प्रोपेप्सिन। रेनिन की निष्क्रिय अवस्था कौन सी है, प्रोरेनिन। इन दोनों को सक्रिय कौन करता है, ये जठर रस, सॉरी ये HCl अम्ल। जैसे HCl अम्ल का स्त्राव हुआ, HCl अम्ल क्या करेगा, पेप्सिन रेनिन क्या करेगा, सक्रिय भाई जागो, भोजन आ गया, अब अपन को प्रोटीन का क्या करना है, पाचन करना है। अब ये कहां पर होंगे एक्टिव, ये दोनों एक्टिव होते हैं इस पाइलोरिक वाले भाग के अंदर। इसलिए ये बहुत सी किताबों में क्या है, गलत दिया हुआ है। किताबों में क्या दे रखा है कि जठर रस है वो बीच वाले भाग में पाया जाता है, जो कि पूर्णतः गलत है। बीच वाले भाग की जो फंडिक कोशिका है उसकी ऑक्सिंटिक कोशिकाओं से ही HCl अम्ल निकलता है। अपनी बुक में भी गलत दे रखा है कि पाइलोरिक वाले भाग की कोशिकाओं से निकलता है, ये पूर्णतः गलत है। सत्यता क्या है, कहां से निकलता है, फंडिक वाले भाग से निकलता है। लेकिन ये दोनों यहाँ पर जो इनएक्टिव फॉर्म में एक्टिव जरूर होते हैं, वो कहां होते हैं, पाइलोरिक वाले भाग में। इसलिए हम जठर रस का जो इस्तेमाल पढ़ेंगे, कहां पढ़ेंगे, पाइलोरिक वाले भाग में। और इस जठर रस के अंदर क्या क्या उपस्थित हुआ, पेप्सिन भी हुआ, रेनिन भी हुआ और HCl भी हुआ। अगर आपसे कोई पूछे कि जठर रस के अंदर क्या क्या होता है तो अपना जवाब क्या होगा, पेप्सिन, रेनिन और HCl अम्ल। अब देखो इनके कार्य क्या है भाई, अपने श्लेष्मा का कार्य हमने पढ़ा, HCl अम्ल का कार्य भी हमने पढ़ा। अब हम किसका कार्य पढ़ेंगे, पेप्सिन और रेनिन का कार्य पढ़ेंगे। देखो कैसे क्या कार्य है इनके।
सबसे पहले तो दोनों क्या है, एंजाइम। अभी तो बहुत से विद्यार्थियों को ये भी नहीं पता होगा कि पेप्सिन रेनिन क्या है। पेप्सिन और रेनिन दोनों एक प्रकार के क्या है, एंजाइम है। हमेशा हम आप लोगों ने पढ़ा होगा एंजाइमों के पीछे एज लगा होता है, जैसे एमाइलेज, ठीक है। ये कुछ ऐसे एंजाइम है जिनके पीछे इन लगा होगा। जिन भी एंजाइम के पीछे इन लगा होता है वो सभी एंजाइम प्रोटीन को पचाने वाले होते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। इन सभी एंजाइम के पीछे क्या लगा होगा, इन। जैसे ये लग रहा है पेप्सिन, रेनिन, इरिप्सिन, समझ रहे हो, जिनके पीछे क्या लग रहा है, इन, वो सब कौन से होंगे, प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम। और प्रोटीन के पीछे भी हमेशा इन लगा होता है। आगे बढ़ते हैं अपन, पेप्सिन किसका पाचन करता है, देखो पेप्सिन पाचन करता है प्रोटीन का। किसका, प्रोटीन का। किसमें करेगा, पेप्टोन्स में, ठीक है। अब बात करते हैं पेप्टोन्स क्या है, प्रोटीन क्या है, किससे मिलकर बना होता है। देखो सामान्य जानकारी लेते हैं हल्की फुल्की, क्योंकि अपन ने पहले पढ़ा हुआ है इन सबके बारे में। जो प्रोटीन होता है वो किससे मिलकर बना होता है, एमिनो एसिड से, ठीक है। जैसे कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ था। ग्लाइकोसिडिक बंध के द्वारा जुड़े होते हैं कौन, कार्बोहाइड्रेट, न कि प्रोटीन। प्रोटीन किसके द्वारा जुड़े होते हैं, एमिनो एसिड। देखो अमीनो अम्ल, एमिनो एसिड इसको इंग्लिश में कहते हैं। अमीनो अम्ल एक श्रृंखला में जुड़ते हैं, उस श्रृंखला को कहा जाता है प्रोटीन, जो कि किससे मिलकर बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये मैंने एक एमिनो एसिड का एक सामान्य सा संरचना सूत्र लिखा हुआ है। एक तरफ एमिनो समूह जुड़ा हुआ है और एक तरफ जुड़ा हुआ है COOH समूह, कार्बोक्सिलिक समूह। एक तरफ आपको हाइड्रोजन दिख रहा है और एक तरफ आपको क्या दिख रहा है, एल्केन्स। आर अपन किसको रिप्रेजेंट करते हैं, आर से एल्केन समूह को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो देखो यहाँ पर जहां पर भी COOH समूह होगा उसके जस्ट अपोजिट साइड में कौन सा समूह जुड़ा होगा, अमीनो समूह जुड़ा हुआ होगा। और COOH समूह से कौन जुड़ेगा, इधर एमिनो समूह जुड़ेगा, और इधर एमिनो समूह से कौन जुड़ेगा, COOH समूह जुड़ेगा। और ऐसे करके एमिनो एसिड मिलकर किसका निर्माण करेंगे, प्रोटीन का। हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो चीज जिस चीज से बनी हुई होती है वो उसी चीज में क्या होती है, टूटती है। यानी कि प्रोटीन किससे बना हुआ है, एमिनो अम्ल से, तो ये टूटेगा भी किसमें, एमिनो अम्ल में ही टूटेगा। और छोटे छोटे टुकड़े जो एमिनो अम्ल के होते हैं उनको कहा जाता है पेप्टोन्स। यानी कि पेप्सिन के द्वारा प्रोटीन का पाचन हुआ, और किसमें हुआ, पेप्टोन्स में। प्रोटीन किससे मिलकर बना था, एमिनो अम्ल से। और एमिनो अम्ल का संरचनात्मक सूत्र क्या होता है, ये वाला, जिसमें एक तरफ एमिनो, उसके जस्ट अपोजिट क्या होता है, COOH समूह जुड़ा हुआ होता है। इसमें टूटेगा, इसको अपन क्या बोलेंगे, पेप्टोन्स। बात करते हैं रेनिन की। ये रेनिन क्या करता है, केसिन का पाचन करता है। केसिन क्या होती है, दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन। जो माँ के दूध में जो प्रोटीन पाई जाती है वो कौन सी, केसिन, ठीक है। इसलिए छोटे बच्चों में रेनिन क्या होता है, ज्यादा एक्टिव होता है। वैसे अगर दूसरे दूध में भी पाई जाती है केसिन। देखो रेनिन के द्वारा केसिन का पाचन हुआ, और किसमें हुआ, पैरा केसिन में हुआ। ये सारा के सारा कार्य कहां पर किया गया, आमाशय के अंदर। तो एक बार दोबारा रिपीट करते हैं हम। आहार नाल के बारे में जानकारी ले रहे हैं, जिसमें हमने पहले पढ़ा मुख के बारे में, फिर हमने पढ़ा ग्रास नाल के बारे में। अब हम जानकारी ले रहे हैं आमाशय के बारे में। आमाशय के 3 भाग, कोर्डेक, फंडिक और पाइलोरिक। कोर्डेक वाले भाग से किसका विस्तरण हुआ, श्लेष्मा का, जिसने क्या किया, एसियल अम्ल से आमाशय की दीवारों को बचाया, सेव किया, प्रोटेक्ट किया। फंडिक वाले भाग की ऑक्सिंटिक कोशिकाओं से किसका विस्तरण हुआ, एसियल अम्ल का विस्तरण हुआ, जिसने क्या किया, भोजन के साथ आए बैक्टीरियाओं को नष्ट किया। उसके बाद में पेप्सिन और रेनिन को क्या किया, इन्होंने सक्रिय किया। पेप्सिन अपनी निष्क्रिय अवस्था प्रोपेप्सिन में पड़ा हुआ रहता है, और रेनिन अपनी निष्क्रिय अवस्था प्रोरेनिन में पड़ा हुआ रहता है। अब देखो यहाँ पर ये जब एक्टिव होगा तो कुछ न कुछ कार्य करेगा। तो इसमें कौन सा कार्य किया, प्रोटीन को पचाया, और किसमें पचाया, इसने पेप्टोन्स में पचाया, ठीक है। पेप्टोन्स क्या है, एमिनो अम्लों का समूह होता है, वो भी छोटे छोटे टुकड़ों वाला। रेनिन ने क्या किया, केसिन का पाचन किया,
किसमें किया, पैराकेसिन में। क्या है केसिन, दूध में पाए जाने वाली जो प्रोटीन होती है उसको अपन क्या कहते हैं, केसिन। तो यहाँ पर हमने जानकारी ली कि इस आमाशय के अंदर केवल किसका पाचन हुआ, प्रोटीन का, इसके अलावा किसी भी चीज का इसमें पाचन नहीं हुआ। मुख के अंदर किसका पाचन हुआ था, कार्बोहाइड्रेट का। आमाशय के अंदर किसका पाचन हुआ, केवल प्रोटीन का पाचन हुआ। हम देखो इसके बारे में आगे जाएंगे तो हम यहाँ पर बात करेंगे ग्रहणी। देखो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट और सबसे इंपॉर्टेंट जो कार्य है वो ग्रहणी का है यहाँ पर। इसके बाद में आमाशय के अंदर भोजन रुका 4 घंटे, भोजन को अब इतना सारा सब कुछ उसमें मिल गया, इसमें प्रोटीन का पाचन भी हो गया, इसमें अम्ल भी है, इसमें सारी चीजें भोजन की। अब इस अवस्था को क्या कहेंगे अपन, कायम। यहां पर जब ये भोजन यहां से यहां जाएगा ना, यहां से यहां, तो इस अवस्था को क्या कहा जाएगा, कायम। आप लोगों ने एक चूर्ण का नाम सुना होगा, कायम चूर्ण। जब भोजन का पाचन नहीं होता है तो कौन सा चूर्ण खाया जाता है, कायम चूर्ण कहा जाता है। उसका कार्य क्या है, भोजन को कायम करना, पचाना। एक कायम क्या है, यहां से जो पचा हुआ भोजन आया 4 घंटे में, उसको क्या कहा गया अपन ने, कायम। किसी के एसिडिटी की शिकायत हो जाती है या गैस बनती है तो कौन सा चूर्ण दिया जाता है, कायम चूर्ण दिया जाता है भाई। आगे जानकारी लेंगे हम, देखो। अच्छा इसमें एक चीज और है, आप अगर आप ऑफलाइन क्लास में होते तो मुझसे पूछते, हालांकि अगर हो सकता है कोई नहीं भी पूछे, पर मैं बता देता हूं। ये जो यहाँ पर जो ये अम्ल निकल रहा है, इसका भी एक एंजाइम के द्वारा कंट्रोल होता है। अभी अपन इस पाचन तंत्र में आगे पढ़ेंगे, एंजाइमों के द्वारा नियमन, मतलब पाचन तंत्र को एंजाइम या हार्मोन्स कैसे कंट्रोल करता है, हार्मोन के द्वारा एंजाइम कैसे कंट्रोल होता है, उसमें अपन पढ़ेंगे। तो ये जो जठररस है पूरा एक एंजाइम इसको कंट्रोल करता है, उसका नाम है गैस्ट्रीन, सॉरी हार्मोन है ना, उसका नाम क्या है, गैस्ट्रीन। तो ये गैस्ट्रीन जो हार्मोन है, इस सारी चीज आमाशय के अंदर जठररस एसीएल अम्ल इनको कंट्रोल करता है। कौन सा हार्मोन करता है, गैस्ट्रीन, ध्यान रखेंगे। गैस्ट्रीन का कार्य क्या है, एसीएल अम्ल को और जठररस को स्रावित करवाना। ठीक है, कहां से करवाना, ओसिम्प्टिक कोशिकाओं से करवाना। ध्यान रखेंगे हम, कौन सा हार्मोन काम आएगा, गैस्ट्रीन। क्या है, हार्मोन, न कि एंजाइम। ठीक है, आगे चलो। अब एक कायम आमाशय से कहां जाएगा, ग्रहणी के अंदर। अब जो मेन कार्य है वो किसका किया जाएगा, ग्रहणी का। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको मिटाऊंगा। ग्रहणी के बारे में अभी अपन जानकारी लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। मिटा दो ना। अब बात आती है ग्रहणी की। जो आमाशय से भोजन खाया ग्रहणी में, उसको अपन ने क्या बोला, कायम। ठीक है, ग्रहणी के अंदर क्या होता है, भोजन का पाचन नहीं होता। देखो इंपॉर्टेंट बात, ग्रहणी के अंदर भोजन का पाचन नहीं होता और न ही ग्रहणी के अंदर किसी भी प्रकार का कोई एंजाइम पाया जाता है। ये क्या करता है, यहाँ पर हार्मोनों का स्तवन करवाता है भाई। ग्रहणी के द्वारा जो हार्मोन का स्तवन होता है वो हार्मोन से एंजाइमों का स्तवन करवाते हैं और वो एंजाइम क्या करते हैं, भोजन का पाचन करते हैं। इसमें मेन रोल है यहाँ पर किसका, ग्रहणी का। ठीक है, ग्रहणी क्या है, आमाशय और छोटी आंत को जोड़ने वाला भाग। ठीक है, ग्रहणी क्या है, आमाशय और छोटी आंत को जोड़ने वाला भाग, और आमाशय का सॉरी छोटी आंत का अग्रभाग। दो नाम से जाना जाता है इसको, पहला आमाशय छोटी आंत को जोड़ने वाला भाग, और दूसरा नाम क्या है इसका, छोटी आंत का अग्रभाग। छोटी आंत का अग्रभाग क्या कहलाता है, ग्रहणी। चलो आगे जानकारी लेते हैं अपन। जब कायम आमाशय से कहा आया, ग्रहणी के अंदर आया, तो यहां पर सबसे पहले जो कार्य था क्या था, गैस्ट्रिक जूस जो निकल रहा था, जठर रस, किसके द्वारा, गैस्ट्रीन के द्वारा, उसको रोका जाएगा। सबसे पहला जो यहां पर अपन ने हार्मोन के बारे में पढ़ा वो कौन सा था, गैस्ट्रीन। ठीक है, अब देखो दूसरा क्या है, आमाशय से जठररस को रोका जाएगा भाई। जठररस एसीएल अम्ल अगर ये निकलता रहेगा तो क्या होगा, पूरी आते आते सब गल जाएंगी, समझ रहे हो ना। क्योंकि इतना अगर एसीएल अम्ल लगातार निकलता रहेगा तो क्या होगा, ये पेट में छाले पाड़ देगा, घाव हो जाएंगे और आदमी बहुत जल्दी मर जाएगा। तो इसको रोका जाएगा। इसको कौन रोकेगा, एंटेरोगैस्ट्रीन। दूसरा नया शब्द आपने सुना, एंटेरोगैस्ट्रीन। इसका कार्य क्या है, देखो
एंटेरो मतलब एंटी किसका, किसका, गेस्ट्रिन का। और एक गेस्ट्रिन क्या कार्य कर रहा था, इससे हम लोग जठररस के स्तवन को करवा रहा था, तो क्या होगा, इससे रुक जाएगा, यानी कि ये क्या करेगा, HCl या जठररस जो है इसके स्तवन को क्या करेगा, ये रोक देगा। अब यहाँ पर जो माध्यम, पेट का जो माध्यम अम्लीय था, वो अम्लीय माध्यम कैसा हो जाएगा, खत्म। तो घृणी का पहला कार्य क्या था, इस घृणी ने कौन सा हार्मोन निकाला, गेस्ट्रिन। इसने क्या किया, ऐसे हम लोग जठररस के स्तवन को इसने रोक दिया। आगे चलो, दूसरा है हिपेटोक्रेनिन। घृणी से जो दूसरा हार्मोन जो निकलेगा उसका नाम क्या है, हिपेटोक्रेनिन। हिपेटो ये शब्द लिया जाता है लीवर से, किससे लिया जाता है, लीवर से, मतलब यकृत। अभी अपन ने पाचक ग्रंथों में यकृत के बारे में पढ़ा था ना, अपन ने क्या पढ़ा था कि यकृत से क्या निकलता है, क्या निकलता है, पित्रस, जो कहां स्टोरेज होता है, पित्ताशय में। उसको कौन निकलवाएगा, हार्मोन। भाई ऑटोमेटिक थोड़ी निकलेंगे, हम जानते हैं कि जब किसी जंक्शन से कोई ट्रेन छूटती है तो फाटक ऑटोमेटिक लग जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि स्टेशन मास्टर उस फाटक वाले को सूचित करता है कि वह ट्रेन आने वाली है, आने का समय हो गया है, कृपया फाटक को लगा दीजिए। ऑटोमेटिक थोड़ी लगती है, संकेत मिलता है, सूचना मिलती है, जिसके बाद कार्य किया जाता है। अब ये कार्य हो रहा है आहार नाल में, लीवर को कैसे पता कि भाई वहां पर मेरा कार्य है, लीवर थोड़ी ना जाएगा वो कार्य करने। लीवर कोई आहार नाल का कोई अंग था क्या, नहीं था। लीवर केवल अपन ने किसके रूप में लिखा, यहाँ पर ग्रंथि के रूप में लिखा। तो लीवर ग्रंथि को कैसे पता कि भाई मेरा कार्य शुरू हो चुका है या भोजन ग्रहणी में आ गया, कोई ना कोई संकेत तो जाएगा ना। वो संकेत कौन लेकर जाता है, हार्मोन। और वो हार्मोन कौन सा है, हिपेटोक्रेनिन। इस ग्रहणी के द्वारा हिपेटोक्रेनिन हार्मोन निकलेगा, जो कि क्या करेगा, लीवर से किसका स्तवन करवाएगा, पित्रस का। यकृत से क्या निकला भाई, पित्रस निकला। अब देखो पित्रस के अंदर क्या होता है, एक भी प्रकार का एंजाइम इसमें नहीं पाया जाता है। केवल क्या होता है पित्रस के अंदर, पित्त वर्णक होते हैं, ठीक है, जैसे बिलिरुबिन, बिलिरुबिन आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा। और इसका माध्यम कैसा होता है, क्षारीय होता है, ठीक है। अब ये पित्रस कहां जाएगा, पहले तो यकृत से पित्ताशय में जाएगा, ठीक है, और फिर पित्ताशय से कहां जाएगा, ये जठररस के अंदर आएगा। तो देखो इसके अंदर घृणी के अंदर आएगा। तो अब पित्रस कहां पर मिलाया गया, इस घृणी के अंदर आ गया, ठीक है। सबसे पहला कार्य क्या हुआ था, जठररस और HCl अम्ल के स्तवन को रोका। दूसरा कार्य क्या हुआ, यकृत से पित्रस का स्त्रवण करवाया। ये स्त्रवण किसने करवाया, हिपेटोक्रेनिन नामक एक हार्मोन ने करवाया। आगे चलो, नंबर 3 सिक्रिटीन। ये जो सिक्रिटीन हार्मोन है, ये क्या करता है, अग्नाशय से ये निकलवाता है अग्नाशय रस। घृणी के द्वारा जो हार्मोन्स निकलते हैं कौन कौन से हैं, एंटेरोगेस्ट्रिन, हिपेटोक्रेनिन और तीसरा यहां पर सिक्रिटीन। एंटेरोगेस्ट्रिन ने क्या काम किया, HCl अम्ल और जठररस के स्तवन को रोका। हिपेटोक्रेनिन ने क्या किया, यकृत से पित्रस का स्तवन करवाया। और स्त्रवण जब होता है तो कहां पर जाकर मिलता है, घृणी में मिलता है। सिक्रिटीन ने क्या किया, अग्नाशय से किसका स्तवन करवाया, अग्नाशय रस का स्तवन करवाया। ये अग्नाशय रस का जो स्त्रवण है ये भी कहां पर जाकर मिलेगा, घृणी में मिलेगा। एक और हार्मोन होता है पेनक्रियोजाइमिन, क्या नाम है उसका, पेनक्रियोजाइमिन। वो भी क्या करता है, अग्नाशयी रस के स्तवन को करवाता है, और उससे जो अग्नाशय रस है वो ज्यादा मात्रा में निकलता है, ठीक है। पेनक्रियोजाइमिन नाम है उसका, आप लोग आगे पढ़ोगे, हायर स्टडी जब करोगे। तो ये हिपेटोक्रेनिन, सिक्रिटीन और अग्नाशय रस, ठीक है। एक और है एंटेरोक्राइनिन, सर दिख रहा है ना, ये नीचे तक है ना। एंटेरोक्रेनिन या एंटेरोक्राइनिन इसको इंग्लिश में अपन कहते हैं। ये क्या कार्य करता है, जो छोटी आंत्र है
एंटेरोक्रेनिन या एंटेरोक्राइन का कार्य क्या है? जो छोटी आंत्र है उससे आंत्रीय रस का इस्तेमाल करवाता है भाई। ये किसका इस्तेमाल करवाता है? आंत्रीय रस का। छोटी आंत्र के अंदर लीवर कुहन नामक दरारें पाई जाती है। शब्द याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, आगे कंपटीशन एग्जाम में बहुत काम आएगा। छोटी आंत के अंदर लीवर कुहन नामक दरारें पाई जाती है। ये एक वैज्ञानिक था, लीवर कुहन। इसके नाम के आधार पर इसका नाम रखा गया है, लीवर कुहन नामक दरारें। कहां पाई जाती है? छोटी आंत के अंदर। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन आया था इस साल 2020 में, जब एग्जाम हुआ था जनवरी में। लीवर कुहन नामक दरारें कहां पाई जाती है? छोटी आंत्र में पाई जाती है। उन दरारों से आंतरिक रस का इस्तेमाल कौन कराता है? एंटेरोक्राइनिन या एंटेरोक्रेनिन करवाता है। और इस आंतरिक रस के अंदर भी क्या पाए जाते हैं? एंजाइम पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं? भोजन का पाचन करते हैं। तो अब हम आमाशय से कहां आए थे? ग्रहणी में। ग्रहणी का रोल हमने देखा कि ग्रहणी के अंदर कोई पाचन क्रिया नहीं होती है, नहीं किसी प्रकार का एंजाइम पाया जाता है। केवल ग्रहणी क्या करती है? हार्मोनों का इस्तेमाल करती है, जैसे एंटेरोगेस्टिन, हिपेटोक्रेनिन, सिक्रेटिन, ठीक है, एंटेरोक्राइनिन या एंटेरोक्रेनिन। इनके बारे में हमने जानकारी ली और इनका रोल भी हमने समझा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको मिटाऊंगा और आगे अपन जानकारी लेंगे छोटी आंत्र के बारे में। स्क्रीनशॉट ले लो सर, बताइए। टाइम कितना हुआ? टाइम हो गया? बस गई, बंद करूँ क्या? एक टॉपिक हो रह गया है ना। चलो छोटी आंत्र में आगे अपन आमाशय से भोजन खाया, ग्रहणी में क्या नाम था इसका? कायम। ग्रहणी से भोजन खाया छोटी आंत्र में, इसका नाम हो गया चायल। समझ रहे हो? टर्म्स याद रखना, कायम क्या है और चायल क्या है। कायम क्या है? आमाशय से जो भोजन कहाँ आता है? ग्रहणी में। और ग्रहणी में कितने सारे आइटम अभी मिले? अब अभी अपन ने देखा पित्त रस भी मिलाया गया, अग्नाशय रस भी मिलाया गया और आंत्र रस भी स्टार्ट, उसका सिक्रेशन भी स्टार्ट हुआ आंत्र के अंदर। इस कंडीशन में इस भोजन को हम क्या बोलेंगे? चायल। पहले कायम फिर चायल। चायल कहां गया? छोटी आंत्र के अंदर। अब देखो छोटी आंत्र के अंदर जो आंतरिक रस था, पित्त रस भी है और अग्नाशय रस भी पहुंच चुका है। सारे रस आकर इकट्ठा हो चुके हैं। अब ये सारे मिलकर क्या करेंगे? भोजन का पाचन करेंगे। अब देखो भोजन का पाचन अब होगा। मुख में तो केवल किसका पाचन हुआ था? स्टार्च का। आमाशय के अंदर किसका पाचन हुआ? प्रोटीन का। अब जितना भी बचा कुचा कार्बोहाइड्रेट और वसा है, उन सबका पाचन कहां होगा? छोटी आंत में। अभी मैं एक ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक से आप लोग याद रखोगे। पहले देखते हैं हम। मुख से क्या आ रहा था अपने पास? माल्टोज, ये बना था ना। तो यहां से हम शुरुआत करते हैं। और आमाशय के अंदर तो पाचन किसका हुआ था? प्रोटीन का। वो भी अपन आगे देखेंगे हम। तो सबसे पहले माल्टोज का पाचन होगा, ये होगा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। अभी देखो कैसे लिखा है मैंने, अभी समझाऊंगा मैं आपको। माल्टोज ओज लगा हुआ है, इसलिए क्या है? कार्बो। मैंने अभी आपको ट्रिक बताई थी, जिसके पीछे भी ओज लगा होगा सब क्या होंगे? कार्बोहाइड्रेट। माल्टोज भी क्या है? कार्बोहाइड्रेट। किसमें टूट रहा है? ग्लूकोज में और ग्लूकोज में। मतलब एक अणु से कितने अणु बन रहे हैं? दो। यही क्रिया क्या है? पाचन क्रिया है भाई। एक बड़ा अणु किसमें टूटता है? दो छोटे अणु में टूट रहा है। माल्टोज किसमें टूट रहा है? दो ग्लूकोज के अणुओं में, है ना। देखो एंजाइम कैसे याद रखेंगे? माल्टोज है तो इसके पीछे लगा दो एज, माल्टेज। तो ये क्या हो गया? इसका एंजाइम। रटने की जरूरत ही नहीं है। माल्टोज, इसके पीछे क्या लगाया अपन ने? एज, क्योंकि अपन क्या? माल्टेज। क्या बना? ग्लूकोज के दो अणु। आगे चलो, एक और होता है सुक्रोज। ये किस में टूटेगा? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। अब आप लोगों ने कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण पढ़ा हो, तो कार्बोहाइड्रेट तीन प्रकार की होती है ना। मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और एक होता है पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड जो एक सिंगल अणु से मिलकर बनी हो, जैसे ग्लूकोज। डाइसेकेराइड जो दो मोनोसेकेराइड से मिलकर बनी हो, जैसे माल्टोज, सुक्रोज।
पढ़ा कि नहीं पढ़ा? लैक्टोज और जो बहुत सारे से मिलकर बनी होती है जैसे ग्लाइकोजन। आगे चलो। हाँ, इसका एंजाइम क्या होगा? सुक्रेज। ठीक है। नंबर थर्ड लैक्टोज, एंजाइम होगा लैक्टेज। इसमें टूटेगा ये ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। देखो ध्यान से, ये सब के सब क्या है? कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाले एंजाइम और जिनमें टूट रहा है वो अणु है ना। माल्टोज किसमें? दो ग्लूकोज के अणुओं में। सुक्रोज किसमें? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। हम जानते हैं सुक्रोज गन्ने के जूस में पाया जाता है। और जो सबसे मीठी शर्करा है, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, कंपटीशन एग्जाम में काम आता है। जो सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? फ्रक्टोज। ध्यान रखेंगे, सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? फ्रक्टोज। और गन्ने के जूस में क्या पाया जाता है? सुक्रोज, जो किससे मिलकर बना होता है? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से। इसलिए गन्ने का जूस क्या होता है? सबसे मीठा होता है भाई। आगे चलो। लैक्टोज, लैक्टेज के द्वारा किसमें टूटेगा? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। ये सारा के सारा पाचन किसका पाचन है? ये कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, जो खा हो रहा है छोटी आंत के अंदर, ये अपन पढ़ रहे हैं। दूसरा देखो, अब प्रोटीन का पाचन होगा, है ना। तो यहां पर अपन लिखेंगे सामान्य भाषा में प्रोटीन, इधर अपन लिखेंगे ट्रिप्सिन। अब यहां पर ट्रिप्सिन क्यों आया वो भी अभी आपको समझाऊंगा। और यहां पर लिखेंगे पेप्टोन्स। अब देखो काम की चीज आती है, यहां पर ट्रिप्सिन क्यों आया भाई। अभी अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि आमाशय के अंदर जो प्रोटीन का पाचन होता है वो किसके द्वारा होता है? पेप्सिन के द्वारा होता है। अब अभी अपन ये लिख रहे हैं कि प्रोटीन का पाचन किसके द्वारा हो रहा है? ट्रिप्सिन के द्वारा। ऐसा क्यों हुआ? देखो ऐसा इसलिए हुआ कि जो पेप्सिन है वो अम्लीय माध्यम में कार्य करता है और जो ट्रिप्सिन है वो सारे माध्यम में कार्य करता है। अम्लीय माध्यम कहां पर था? केवल आमाशय के अंदर। सारे माध्यम कहां पर आया? छोटी आंत के अंदर। क्यों आया? क्योंकि इसमें पित्तवर्णक, अग्नाशय रस, पित्तरस सारे ये मिलाए गए जो कि कैसे थे? सारी। इसलिए जो एंजाइम सारे माध्यम में प्रोटीन का पाचन करेगा उसका नाम क्या होगा? ट्रिप्सिन। ध्यान रखेंगे ये बात, है ना। आगे चलो, एक को लिख देता हूं मैं यहां पर, मेन इंपॉर्टेंट वसा का पाचन, लाइपेज। किसके द्वारा होगा? लाइपेज के द्वारा होगा। किसमें होगा ये? वसीय अम्लों में। बस ये इंपॉर्टेंट है, इसमें अपना पूरा पाचन खत्म हो गया। छोटे आंत्र में जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन हो रहा है, पाचन होने के बाद में इनका क्या होगा? अवशोषण होगा। मैंने भी आपको बताया माल्टोज, सुक्रेज, लैक्टेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज, ऐसे बहुत सारी पाचन क्रियाएं होती है। कल अपन इनके बारे में पढ़ेंगे, इन हार्मोन्स के बारे में। मैंने भी 2 लिखे हैं, कल अपन हार्मोनों का नियमन पढ़ेंगे। आज समय कम है अपने पास, इसको फटाफट से खत्म करते हैं अपन। छोटे आंत में पाचन होने के बाद में इनका अवशोषण होगा। अवशोषण होने के बाद में सारे सारे किसमें मिलाए जाएंगे? ब्लड के अंदर मिलाए जाएंगे। और ब्लड क्या करेगा? ऊर्जा प्रदान करेगा भाई। वो उस ऊर्जा से अपन क्या करेंगे? कार्य करेंगे। आगे चलो, बड़ी आंत। बड़ी आंत में किसी भी तरह का पाचन मनुष्य के अंदर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि बड़ी आंत के अंदर सेलुलोज का पाचन होता है और मनुष्य के अंदर सेलुलोज का पाचन नहीं होता है। इसलिए बड़ी आंत में कोई पाचन क्रिया नहीं होती है। क्योंकि जो बड़ी आंत है उसके अंदर एक अंधनाल पाई जाती है। वो अंधनाल कैसी होती है? मनुष्य के अंदर छोटी होती है। दूसरी बात, सेलुलोज को पचाने वाले जो हार्मोन्स, एंजाइम और जो बैक्टीरिया होते हैं मनुष्य के अंदर नहीं पाए जाते हैं। इसीलिए सेलुलोज का पाचन केवल और केवल घास खाने वाले जंतुओं में होता है। ठीक है, ये भी हमने पढ़ा बड़ी आंत के बारे में। अब जो भोजन, एक बड़ी आंत में क्रिया होती है किण्वन की क्रिया, फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। फर्मेंटेशन की क्रिया होती है, सॉरी। बड़ी आंत के बाद मलाशय मलद्वार में, सॉरी मलाशय में भोजन इकट्ठा होगा, उसके बाद में गुदा के द्वारा बाहर निकाल दिया जाएगा। ये खत्म हो गया। मुख्य ग्रास नाल, आमाशय, ग्रहणी, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय और मलद्वार अपन ने पढ़ा। एक अपन छोटी सी ट्रिक ये देखते हैं।
इस ट्रिक से अपन भोजन को पचाने वाले एंजाइमों को याद रखेंगे। एस का अर्थ है सुक्रेज, एम का अर्थ है माल्टेज, आई का अर्थ है इरिप्सिन, एल का अर्थ है लैक्टेज, एल का अर्थ है लाइपेज और ई का अर्थ है एमाइलेज। तो इस ट्रिक से अपन भोजन में जितने भी पाचन होने में जो मेन हार्मोन्स की जो भूमिका होती है उन भूमिका को अपन इन ट्रिक के द्वारा याद रखेंगे। उन हार्मोन्स को जो कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो कार्य करते हैं बॉडी के अंदर मेन इंपॉर्टेंट सॉरी एंजाइम। एस से सुक्रेज, एम से माल्टेज, आई से इरिप्सिन, एल से लैक्टेज, एल से लाइपेज और ई से एमाइलेज। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा ऐसा एंजाइम है जो छोटी आंत में कार्य नहीं करता है, उसमें बहुत सारे एंजाइम दिए होते हैं भाई, तो आप कैसे पहचानोगे? इस ट्रिक के द्वारा। तो जितने भी ये इस ट्रिक में जितने भी नाम लिख रहे हैं केवल वही छोटे आंत के अंदर कार्य करते हैं, बाकी और नहीं करते। ये बात आप लोग ध्यान रखोगे, ठीक है। ये पूरा पाचन अपन ने पढ़ा। अब कल अपन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस साल पेपर में शायद आ सकता है उसके बारे में अपन जानकारी लेंगे कि जो पाचन क्रिया है उसमें जो हार्मोन्स होते हैं वो हार्मोन एंजाइमों को कैसे रेगुलेट करते हैं, इनका कैसा नियमन करते हैं, इसके बारे में अपन कल जानकारी लेंगे। आज की क्लास यही खत्म होती है। किसी को कोई स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो ले सकता है। कल फिर मिलेंगे अपन सेम टाइम। ओके, थैंक यू।